वेलकम बैक एवरीवन। आज स्टार्ट करना है द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कि जो CO2 को एक्सेप्ट करता है वो कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर वहाँ पे कहाँ है। तो बेसिकली इसमें सब ये सोचते थे कि हमें 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट मिल रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट PGA, तो जो एक्सेप्टर होना चाहिए वो 2 कार्बन का होगा जो एक CO2 को फिक्स करा के हमें 3 कार्बन का प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला ऐसा नहीं था। जो हमें मिलता है वो 5 कार्बन का कीटोस शुगर मिली, जो क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। इसे कहा गया रुबिस्को। तो नाउ लेट्स रीड। Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have which, after accepting या fixing CO2, would have a 3 कार्बन of PGA? कि मतलब वही मैंने भी बोला कि जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है, वो कितने कार्बन का होगा जो हमें 3 कार्बन का PGA दे रहा है। तो द स्टडी वेरी अनएक्सपेक्टेडली शो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वॉज अ 5 कार्बन कीटोस शुगर। तो वो क्या निकलती है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल निकलता है जिसका नाम है RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। तो प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर CO2 इज ऑफ 5 कार्बन, राइबुलोज बिस फॉस्फेट, RUBP. Do not worry, the scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. इस conclusion पे पहुंचने के लिए बहुत सारे experiments conduct किए गए, तब जाके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो primary acceptor है वो 5 कार्बन का है और वो क्या है, RUBP. They also believe that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 कार्बन compound. वही जो एक सोचेगा इंसान, C3 क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होगा, 2 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा. So they spent many years trying to identify 2 कार्बन compound before they discovered the 5 कार्बन RUBP. Now the Kelvin cycle. The Kelvin cycle क्या है? तो जो साइंटिस्ट थे केल्विन और उनके कोवर्कर्स, उन्होंने पूरा पाथवे पे क्या करा, वर्क करा और उसे समझाया, बताया कि क्या सब कैसे होता है. तो केल्विन एंड हिज कोवर्कर्स देन वर्कड आउट द होल पाथवे एंड शोड दैट द पाथवे ऑपरेटेड इन अ साइक्लिक मैनर. जो ये पूरा पाथवे चलता है, कैसे चलता है, एक साइक्लिक मैनर में चलता है. द RUBP वॉज रीजनरेटेड. लेट अस नाउ सी हाउ द केल्विन पाथवे ऑपरेट्स एंड वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज्ड. अब इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारी शुगर बनती है. Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plant. अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि दो हमने देखे C3 और C4, मतलब जो पहला प्रोडक्ट था यहाँ पे 3 कार्बन का मिल रहा था और यहाँ क्या था, 4 कार्बन का मिल रहा था. ये 2 टाइप के प्लांट्स देखे. अब भले प्लांट 2 टाइप के, लेकिन जो ये C3 साइकिल है, ये जिसे बोलते हैं केल्विन पाथवे, बेसिकली केल्विन पाथवे C3, तो केल्विन पाथवे दोनों में मिलेगा, चाहे वो कोई भी प्लांट हो. तो वही लिखा है, साफ साफ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है very clearly that the Kelvin pathway occur in all photosynthetic plant. It does not matter whether they have a C3 or C4 or other pathways. For ease of understanding, the Kelvin cycle can be described under 3 stages. उनको 3 stages में बांटा गया है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. तो इन 3 स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो पढ़ेंगे तो क्या होगी, केल्विन साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी. तो इन 3 स्टेजेस में, पहला कार्बोक्सिलेशन, फिक्सिंग ऑफ CO2, देन रिडक्शन और फिर RUBP का रीजनरेशन. तो स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट है कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2. कार्बोक्सिलेशन क्या है, CO2 को फिक्स करना, फिक्सेशन ऑफ CO2. कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट. किसमें, एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से मिलने वाला पहला जो बीच में एक कंपाउंड बनेगा वो इंटरमीडिएट. तो कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल. तो सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा है केल्विन साइकिल का, कार्बोक्सिलेशन. तो कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP. क्या यूज हो रहा है इसका, RUBP का कार्बोक्सिलेशन करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए. अभी पढ़ रहा है कार्बोक्सिलेशन क्या है, CO2 को फिक्स कराना. तो CO2 यूटिलाइज होती है ताकि क्या हो सके, CO2 फिक्स हो सके RUBP में.
दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। और इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता है? RUBP, जिसे बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। अब वो क्या था, 6 कार्बन का था, तो 6 कार्बन से हमें क्या मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं 3 PGA के, तो वही कहा गया है। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीडेशन एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। मतलब इसके पास दोनों टेंडेंसी है, या दोनों पावर हम कह सकते हैं एंजाइम के पास, ऑक्सीजनेशन की भी और कार्बोक्सिलेशन की, इसलिए इसको कहा जाता है RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब रुबिस्को, द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, रुबिस्को। नाउ अब ये इसकी साइकिल है, देखो बता रखा है इन्होंने, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको आएंगे वापस ऊपर। रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है? दीज आर द सीरीज ऑफ अ रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ये भी एक रिएक्शन ही होती है जहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। देयर आर सीरीज ऑफ अ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसकी वजह से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर अ फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर द रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन में जब रिडक्शन हो रहा है तो 2 ATP खर्च हो रहे हैं, 2 ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन, और वहीं पे 2 NADPH हो रहे हैं फॉर पर CO2 रिडक्शन, पर CO2 मॉलिक्यूल, पर CO2 मॉलिक्यूल। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितनी NADPH जा रहा है? 2 NADPH, ठीक है। अब एक CO2 के लिए ये खर्चा हो रहा है हमारा। अब बोले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होती है? 6, तो कितना होगा, ये 6 टाइम चल जाएगा, तो 6 ATP फॉर 1 CO2 एंड सॉरी 12 ATP फॉर 1 CO2 एंड 12 NADPH फॉर 1 CO2। अभी सिर्फ हमने CO2 की बात करी, पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी क्योंकि हमारा सिर्फ हमने देखा CO2 के लिए क्या हो रहा है, एक CO2 के लिए 2 ATP और 2 NADPH जा रहा है, तो टोटल कितना जाएगा, 6 कार्बन के लिए 12 ATP और 12 NADPH, ठीक है। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड टर्न्स ऑफ 6 साइक्लिक आर द रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार साइकिल होगी, तब जाके हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। नाउ द रीजनरेशन। Regeneration of the CO2 acceptor molecule RUBP is crucial. If the cycle is to continue uninterrupted, the regeneration step requires 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. अब ये कह रहे हैं कि अगर साइकिल कंटिन्यू करनी है तो RUBP का रीजनरेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इसको रीजनरेट करने के लिए भी क्या हो जाती है, हमारी एक ATP क्या जाती है, खर्च होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज यूटिलाइज फॉर द रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP इज़ वॉट, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2। तो वही इन्होंने यहाँ पे बताया। तो अब एक RUBP एक साइकिल में खर्च हो रहा है, एक ATP लग रही है, तो 6 साइकिल के लिए 6 ATP यहाँ लग जाएगी रीजनरेशन के लिए। तो 6 ATP किसके लिए चाहिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जब बने फॉर रीजनरेशन, जब रीजनरेशन हो किसका, RUBP का, ठीक है। तो टोटल ATP कितनी गई, 12 यहाँ से आई एक CO2 को फिक्स करने में, और 6 जा रही है RUBP को रीजनरेट करने के लिए। तो 12 + 6 टोटल कितनी ATP गई, 18 ATP। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP खर्च हुई हमारी, और NADPH कितना हुआ, 12। तो अब हम यहाँ पे साफ से लिखते हैं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल formation, how much ATP, 18 ATP and 12 NADPH, जिसमें से अब अगर अलग से क्वेश्चन पूछे फॉर CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन के लिए कितना जाएगा, फॉर CO2 फिक्सेशन पर साइकिल, पर साइकिल में कितना जाता है, 2 ATP, और NADPH भी 2। ये हमें पूरी कंप्लीट साइकिल की बात करें, पूरी साइकिल में क्या जो खर्चा है हमारा, यहाँ पे पर साइकिल की बात करें ATP और 2 NADPH। वहीं पे रीजनरेशन के लिए कितना जाएगा,
फॉर पर साइकिल 1 ATP। ये अलग से अगर पूछा जाए स्पेसिफिक मेंशन करके कि ये बताओ, तो हम ये इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। जब कंप्लीट साइकिल का पूछा जाएगा तो हमारा आंसर ये जाएगा। अब चलते हैं ऊपर उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे। देखो ये क्या है हमारा, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एंजाइम, जिसे बोल सकते हैं ये एक्सेप्टर, मतलब ये एक्सेप्टर है RUBP, और जो एंजाइम होता है यहाँ पे होता है रुबिस्को। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर है हमारा, इसने एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट किया, फिर उसको फिक्स करवाया, कार्बोक्सिलेशन हुआ उसका। कार्बोक्सिलेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का जब रिडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ATP और NADPH यूटिलाइज हो रहे हैं, और क्या बन रहा है हमें, ATP किस में जा रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इधर से फिर NADP प्लस में रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होने के बाद क्या बना, ट्रायोस फॉस्फेट, फिर आगे बोला गया सुक्रोज और स्टार्च, यहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, रीजनरेशन किसका हो रहा है, RUBP का। इसका रीजनरेशन हुआ तब यहाँ पे फिर से 1 ATP हमारी खर्च हुई। तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH गए, 1 ATP यहाँ गई, तो टोटल कितनी ATP खर्च हो रही है, 3 ATP फॉर 1 साइकिल। 6 साइकिल के लिए कितनी हो जाएंगी, 18 ATPs, या फिर हमने जो बोला था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और 2 NADPH 1 साइकिल के लिए, तो 2 × 6 12 NADPH एक पूरी 6 साइकिल्स के लिए। तो ये यहाँ पे हो गया पूरा। देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है। अब ये इंपॉर्टेंट है इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मेंशन है इसको ब्लैंक कर देंगे, पूछेंगे कि ये कौन सा स्टेप है, यहाँ क्या आएगा, मेंशन करो कहाँ पे ATP खर्च होती है, ये सब मेंशन फिर ऑप्शंस में दिया होता है, फिर हमें चूज़ करना होता है। देखो, Hence, for every CO2 molecule entering the Kelvin cycle, अब जो भी CO2 मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल में एंटर कर रहा है उसके लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, अभी हमने पूरा क्लियर कर लिया, वही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया कि कितनी ATP लगने वाली हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लगने वाले हैं, 2 NADPH लगने वाले हैं। ये क्या है, ये सारा डिफरेंस जो आगे हम जाके देखते हैं, ये देखो ये लिखा है, इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ATP NADPH यूज इन द डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। अब इसने कहा ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार साइकिल परफॉर्म की जाएगी, 6 बार की जाएगी, तो टोटल कितने ATP और NADPH खर्च हो जाएंगे। देखो फॉर 6 CO2 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 18 ATP जो फिर ADP में, और 12 NADPH और इधर 12 NADPH। तो यहाँ पे हमने पढ़ी पूरी केल्विन साइकिल। तो इसमें हमने देखा 3 स्टेप्स में हुई है, कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, रीजनरेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का फिक्सेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के बाद हमें शुगर या ग्लूकोज मिल गया। उसके बाद फिर क्या, रीजनरेशन हुआ, रीजनरेशन पे भी 1 ATP हमारी यूटिलाइज हुई, यहाँ पे रिडक्शन पे 2 ATP और 2 NADPH का इस्तेमाल किया गया। ये पूरी हमने साइकिल देखी, Kelvin cycle. C4 pathway. Plants that are adapted to dry tropical region that have a C4 pathway mentioned earlier. Though these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway. ये कह रहे हैं 2 C4 जो प्लांट हैं, जो C4 पाथवे है वहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है, लेकिन जो अपना बायोसिंथेटिक मेन फेज है उसको जो पूरा करते हैं, फिक्स करते हैं, वो थ्रू C3 पाथवे ही करते हैं। दैन इन वॉट वे दे आर डिफरेंट, तो वो कैसे डिफरेंट हुए C3 प्लांट से, जब अपनी बायोसिंथेटिक फेज तो वो C3 पाथवे से ही कर रहे हैं। तो एक ये रीजनेबल क्वेश्चन है। अब कैसे, तो C4 प्लांट्स आर स्पेशल, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी। अब वो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी होती है जो क्या करती है, टॉलरेट करती है हायर टेम्परेचर्स को, क्योंकि वो कहाँ मिलने वाले, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में मिलने वाले हैं। ठीक है, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज़। उनके जो वहाँ पे है टेम्परेचर बहुत हाई है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको टॉलरेट करने के लिए एक लीफ की एक स्पेशल एनाटमी बनी जिसमें जो C4 प्लांट्स में मिलती है। दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, उनके पास कौन सा प्रोसेस नहीं मिलता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं मिलता। एंड हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, इसलिए जो उनकी प्रोडक्टिविटी है बायोमास का प्रोडक्शन की, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। नाउ द लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन, समझते हैं अब इसे।
देखो तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उनका C3 और C4 प्लांट का जब वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे देखेंगे तो लीव्स में क्या डिफरेंस देखने मिलता है वो इसमें पता चलेगा। तो द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीट सेल्स। जो अब वेस्कुलर बंडल के जो C4 प्लांट हैं जो उसके वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसके पास एक बड़े बड़े सेल्स मिलते हैं, लार्ज सेल्स, उनको क्या कहा गया, बंडल शीट सेल्स। एंड द लीव्स विच हैव सच एनाटमी आर सेड टू हैव अ क्रैंस एनाटमी। और ऐसे एनाटमी वाली जो लीव्स हैं उसको क्या कहा जाता है, क्रैंस एनाटमी कहा जाता है। तो वही क्रैंस एनाटमी कहाँ मिल रही है, C4 प्लांट्स में। तो C4 प्लांट्स इनके पास क्या है, स्पेशल एनाटमी जो थी लीव्स की उसका नाम दिया गया क्रैंस एनाटमी। क्या मिलती है इनमें, क्रैंस एनाटमी देखने को मिलती है। अब क्रैंस का मतलब क्या है और क्रैंस एनाटमी से क्या मतलब है कि उनके पास क्या है, उसके वेस्कुलर बंडल के पास बड़े बड़े सेल्स हैं जिनको कहा जाता है बंडल शीट सेल्स। ये ठीक है। जो क्रैंस का मतलब होता है ब्रेथ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। ये यही दिखाती है कि सेल कैसे अरेंज्ड हैं। द बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। तो बंडल शीट जो होते हैं बहुत सारी लेयर्स बना लेते हैं अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड। दे आर करेक्टराइज बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या है, लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, थिक वॉल मिलेंगी जो इम्प्रीवियस है गैसेस एक्सचेंज को, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता उसमें। तो इम्प्रीवियस का मतलब क्या है, जो किसी फ्लूइड को अपने थ्रू पास होने ना दे। तो वही थिक वॉल कैसी है, वो इम्प्रीवियस टू गैसेस एक्सचेंज। इम्प्रीवियस का मतलब होता है नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, मतलब वहाँ से फ्लूइड पास नहीं हो सकता। और यहाँ इम्प्रीवियस क्यों है वॉल, फॉर द गैसेस एक्सचेंज। और वहाँ क्या नहीं है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ C4 प्लांट। अब देखो इन्होंने यहाँ क्या दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए। C4 के एग्जाम्पल मेज और sorghum। अब कहीं से अलग से मेंशन नहीं किया गया कि C4 के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन NTA वाला क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से प्लांट है, नीचे एग्जाम्पल्स दे देगा, नाम दे देगा किस में C4 पाथवे मिलेगा, मतलब कौन से C4 पाथवे प्लांट है। तो ये है उसके एग्जाम्पल दो, मेज एंड sorghum, जो NCERT बताती है। To observe the crans anatomy and the distribution of the mesophyll cells. It would be interesting for you to collect the leaves of diverse species of plant around you and cut vertical section of the leaves. Observe under the microscope। हम उसमें बंडल शीट और वस्कुलर बंडल्स ये सब देखेंगे। तो जो प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट है उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे C4 और C3 प्लांट्स में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेल है जिसकी वजह से तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये C4 प्लांट है वो C3 प्लांट है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो क्या किसकी वजह से देख पाते हैं, बंडल शीट की वजह से, क्योंकि बंडल शीट सेल्स कहाँ मिल रहा है हमें, C4 प्लांट्स में। तो ये तो हमने देखा कि C4 प्लांट C3 से कैसे डिफरेंट है, और क्योंकि यहाँ पे एनाटमी डिफरेंट है, लीफ की एनाटमी डिफरेंट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा है। बेसिकली क्या डिफरेंस है, बंडल शीट सेल्स का प्रेजेंट होना यहाँ पे। नाउ स्टडी द पाथवे। अभी पाथवे हम पढ़ने वाले हैं। दिस पाथवे हैज़ बी नेम्ड द हेच एंड स्लेग पाथवे। तो जो C4 पाथवे है उसका दूसरा नाम क्या हुआ, हेच एंड स्लेग पाथवे। इज अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस। ये भी क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस ही होता है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ एक्सेप्टर है वो क्या है, 3 कार्बन का है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तभी देखो ये 3 कार्बन का है, एक CO2 फिक्स होगा, जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो क्या होगा, 4 कार्बन का। किसकी बात करें हम, C4 पाथवे की। तो C4 पाथवे में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, और क्या नाम है उसका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो मेसोफिल सेल्स में। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करने वाला है, पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेप केस। ठीक है। It is important to register that the mesophyll cell lack the Rubisco enzyme। ये important है जानने के लिए कि mesophyll cells जो होते हैं उनके पास क्या नहीं मिलता, Rubisco enzyme नहीं मिलता। The C4 acid oxaloacetic acid is formed in this mesophyll cells। और mesophyll cells में क्या बनता है, oxaloacetic acid बनता है। इसको अंडरलाइन कर लो। The C4 acid oxaloacetic acid formed in the mesophyll cells। तो ये कहाँ बना, हमारा मेसोफिल सेल्स में। और मेसोफिल सेल्स के पास क्या नहीं है, रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है, लैक रूबिस्को। क्योंकि इसके पास क्या मिल रहा है, पेपकेस। क्या है इसके पास, पेपकेस।
इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। फिर उसके बाद क्या बनता है, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल इटसेल्फ। तो फिर क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा, एस्पार्टिक एसिड, जो फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बंडल शीट सेल्स में। फिर मेसोफिल से कहाँ जाता है, वो बंडल शीट सेल में जाता है। अब बंडल शीट सेल्स में ये जो C4 एसिड्स हैं, ये इनका ब्रेक डाउन होता है, क्या रिलीज करें, ताकि वहाँ से CO2 रिलीज करें और 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ऑक्जेलो एसिटिक बना, ऑक्जेलो एसिटिक के बाद मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बन जाता है मेसोफिल सेल्स में, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल शीट सेल्स में, वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होता है ताकि CO2 रिलीज हो और 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज हो। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल सेल्स। अब वापस से जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना उसको वापस से मेसोफिल सेल में भेजा जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से पेप अगेन में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, दस कंप्लीटिंग द साइकिल। और ऐसे क्या होता है, साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब जो CO2 रिलीज हुई थी बंडल शीट में, वो जाएगी C3 पाथवे में। द CO2 रिलीज इन द बंडल शीट सेल एंटर्स द C3 और द केल्विन पाथवे, अ पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट्स। अब वो C3 पाथवे में चली जाएगी, फिर वहाँ C3 पाथवे परफॉर्म होगा। क्या होता था, C3 में CO2 आती थी, उसका फिक्सेशन होता था। फिक्सेशन होने के बाद देखो अब फिक्सेशन कराना है तो बंडल शीट के पास क्या मिलेगा, रुबिस्को एंजाइम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे C3 पाथवे परफॉर्म कराना है हमें। तो C3 पाथवे होगा, CO2 आई, फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन के बाद वहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद शुगर बनेगा, जो भी बनेगा, फिर उसके बाद रीजनरेशन हो जाएगा, वापस से वो साइकिल वहाँ कंप्लीट होगी। तो C4 पाथवे चल रहा है ऊपर, वहाँ पे क्या हुआ, CO2 आई, CO2 का फिक्सेशन हुआ, वहाँ पे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना, फिर जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया बंडल शीट सेल्स में। बंडल शीट सेल्स में जाके उसका ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से एक CO2 रिलीज होती है और एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जो CO2 रिलीज हुई वो तो चली जाएगी C3 पाथवे में, और जो 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड रिलीज होता है उसे वापस भेजा जाता है मेसोफिल सेल्स में, और फिर वो जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं वापस से पेप में। तो ये है पूरा C4 पाथवे। अब इसमें देखते हैं डायग्राम में, देखो ये एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 आई, कौन से सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, इसके पास क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसके पास रुबिस्को नहीं है। ये हुआ पूरा परफॉर्म, रीजनरेशन हुआ, C3 एसिड बना, फिक्सेशन हुआ, देखो ये फिक्सेशन हुआ, C4 एसिड बने, ट्रांसपोर्ट किया गया उसको बंडल शीट सेल्स में, फिर वहाँ से उसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकाली गई, कार्बोक्सिलेशन CO2 को फिक्स करना, डी कार्बोक्सिलेशन CO2 रिमूव करना, फिक्सेशन बाय द केल्विन साइकिल, C3 एसिड वापस उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर से उसका रीजनरेशन हो गया, किस में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो ये हमारा पूरा C4 पाथवे। देखो वही बंडल शीट किस में रिच थी, रुबिस्को में, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम में, लेकिन उसके पास पेपकेज नहीं होता। दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर, द केल्विन पाथवे, इज अ कॉमन टू C3 एंड द C4 प्लांट। तो कौन सा पाथवे है जिससे हमारी शुगर बनती है, केल्विन पाथवे, और वो कॉमन है दोनों के लिए, C3 और C4 प्लांट्स के लिए। डिड यू नो दैट द केल्विन पाथवे अकर इन ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट। तो वो किस में हो रहा है, C3 प्लांट में समर्थ है, लेकिन इन C4 प्लांट्स में कहाँ पे हुआ वो, बंडल शीट्स में टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस इन द म्यूजिफल सेल बट डज सो ओनली इन द बंडल शीट सेल्स। तो ये एक डिफरेंस है, जो यहाँ C3 पाथवे कहाँ हो रहा है, C4 प्लांट में बंडल शीट्स में होता है, क्योंकि वहाँ पे रुबिस्को है, म्यूजिफल सेल्स के पास रुबिस्को वहाँ नहीं है। नाउ फोटो रेस्पिरेशन, जो हमने देखा था कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं मिलता, तो क्या है फोटो रेस्पिरेशन। Let us try and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plant, that is photorespiration. To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of the Kelvin pathway. क्या था first step? Fixation of CO2 step. This is the reaction where RUBP combines with CO2. RUBP combine होता है CO2 के साथ और दो molecules of 3 PGA मिल रहे थे हमें, that is catalyzed by the Rubisco. ठीक है, अब Rubisco is the most abundant enzyme, हमने पढ़ा ही है, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द वर्ल्ड। ठीक है, इज द कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट उसके पास जो एक्टिव साइट है ना वो दोनों से बाइंड कर सकती है, CO2 O2 दोनों से, इसलिए उसका नाम ही यही है रुबिस्को। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब रुबिस्को हैज़ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ग्रेटर एफिनिटी है उसकी, फॉर CO2. Rubisco has much greater affinity for CO2 when CO2 and O2 ratio is nearly equal. जब CO2 और O2 का रेशियो इक्वल है अप्रॉक्स, तो किसके लिए ज़्यादा एफिनिटी है, फॉर CO2. Imagine what would happen if
दिस वर नॉट सो, अगर ऐसा ना हो, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, तो क्या हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, ठीक है। इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइन विच ऑफ टू विल बाइंड टू द एंजाइम। देखो अब ये ना बच्चे इसमें ये साइन नहीं देखते कि बोलते हैं एफिनिटी तो CO2 के लिए ज़्यादा थी, फिर O2 से कैसे बाइंड कर जाता है। उसने कहा है जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, उनका रेशियो जब होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तब वो CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उनका रेशियो इक्वल नहीं है, अब वो डिपेंड करेगा कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उसके साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है। ये लिखा है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस नॉट सो, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइन विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रुबिस्को। अब जो C3 प्लांट्स होते हैं वहाँ पे कुछ CO2 बाइंड हो जाती है रुबिस्को से। इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू द रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। अब रुबिस्को से O2 बाइंड करके जिसकी वजह से कुछ CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हेयर द RUPP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, क्या होता है उसमें PGA में ना कन्वर्ट होके O2 के साइड बाइंड करके वो क्या बनाता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। किसका मॉलिक्यूल बनाता है, फॉस्फोग्लिसरेट का और फॉस्फोग्लाइकोलेट का। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ से पूछते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। Phosphoglycerate and phosphoglycolate are the products of photorespiration in a pathway called photorespiration. कौन सा pathway, photorespiration. In the photorespiration pathway there is a neither synthesis of sugar, ना ही यहाँ पे शुगर बनती है, ना ही शुगर का फॉर्मेशन होता है, नॉर ऑफ ATP, ना ही ATP बनती है, बल्कि और यूटिलाइज हो जाती है। तो इसे हम कंसिडर करते हैं एक वेस्टफुल प्रोसेस में। तो रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2 और CO2 रिलीज करता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और any DPH, ना ही ATP बनी ना ही any DPH बना। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट येट नोन। अभी तक किसी को इसका फंक्शन नहीं पता कि ये रिएक्शन आखिर होती क्यों है। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। In C4 plant, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increase the concentration of CO2 at the enzyme site. इसीलिए उनके पास क्या क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास मैकेनिज्म है CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देना एंजाइम की साइड पे। दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मीजोफिल इज ब्रोकन डाउन इन अ बंडल शीट सेल टू रिलीज CO2। अब कैसे बढ़ रही है वहाँ CO2 की कंसंट्रेशन, एक तो एटमॉस्फेयर से फिक्सेशन हो रहा है, उसके बाद जब वो बंडल शीट में जाता है C4 एसिड, उसका ब्रेक डाउन होता है, तब भी वहाँ पे CO2 वहाँ पे रिलीज होती है। इसीलिए तो दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मीजोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीट सेल टू रिलीज CO2, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाती है, इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन जो है, दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्या हो गई, CO2 की इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। इन टर्न दिस एंश्योर दैट द रुबिस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। और ये एंश्योर करता है जो रुबिस्को है एज अ कार्बोक्सिलेज ही वहाँ पे फंक्शन करे, ना कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करे। तो C4 प्लांट C3 से कैसे डिफरेंट हुए, वहाँ बंडल शीट मिले, वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए वो क्या है वहाँ पे अलग है। जो बंडल शीट मिल रहा है उन्हीं को बोलते हैं हम क्रैन्स एनाटमी, क्रैन्स एनाटमी। तो ये था पूरा हमारा C4 पाथवे पढ़ा हमने। C4 पाथवे देखा क्या क्या होता है उसमें, कैसी चीज़ें बनती हैं। फिर हम देखा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ना ATP बनती है ना O2 रिलीज होती है, बल्कि ATP को यूटिलाइज करके दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का, दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का। और अभी तक किसी को भी फोटो रेस्पिरेशन का क्या फंक्शन है नहीं पता। Now that you know that the C4 plant lack photorespiration, you probably can understand why the productivity and yield are better in these plant. अब आप समझ ही गए होंगे कि productivity और yield यहाँ पे क्यों अच्छी है इन plants में। In addition, these plants show tolerance to high temperature. क्या दिखा रहे हैं, टॉलरेंस दिखाते हैं ये हाई टेम्परेचर। तो एक और है क्यों, क्योंकि कहाँ मिल रहे थे, ट्रॉपिकल ड्राई एरिया में मिल रहे थे। तो उससे क्या पता चल रहा है, यही दिखा रहे हैं टॉलरेंस किसके अगेंस्ट, हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट। अब ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब C3 और C4 पाथवे समझ गए तो इसको फिल करके देखना। अगर कोई डाउट आए, कोई ब्लैंक छूट जाए तो मेंशन कर देना कमेंट में, मैं बता दूंगी।
नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस को. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स. अब जो फोटोसिंथेसिस का रेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों. तो द प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स. तो इंटरनल फैक्टर में क्या आ रहा है, जैसे नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स कैसे है, मीजोफिल सेल्स क्या है, कितना क्लोरोप्लास्ट है, क्या CO2 कंसंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल क्या है. तो ये सब है इसके इंटरनल फैक्टर. द प्लांट और द इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है. जो इंटरनल फैक्टर है किस पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नाउ द एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर क्या क्या आएगा. The external factor would include the availability of sunlight, temperature, CO2 concentration and water. As a plant photosynthesis, तो क्या है एक्सटर्नल फैक्टर में, सनलाइट कितनी मिल रही है, टेम्परेचर क्या है, और CO2 की कंसंट्रेशन और वाटर सब क्या है. एज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दिस फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट दिस रेट. ये सब अफेक्ट करने वाले हैं. Hence, those several factors interact and simultaneously affect photosynthesis और CO2 fixation. यूजुअली एक फैक्टर होता है जो मेजर कॉज बनता है और वो उस रेट को लिमिट कर देता है, तो उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिस पे ये लॉ निकला हमारा. One factor is the major cause is the one limit that's rate. Hence, at any point, the rate will be determined by the factor available at suboptimal levels. जो सबसे कम होगा वही डिटरमाइन करेगा रेट की, रिएक्शन किस रेट से चलने वाली है हमारी. When several factors affect any biochemical process, तो ब्लैकमैन आए, उन्होंने दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम्स इनटू इफेक्ट. ये कहता है कि अगर केमिकल प्रोसेस, मार्क करते हैं, if a chemical process affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. मतलब अगर आपको कोई रिएक्शन परफॉर्म कराएं, सपोज आपको चाय ही बनानी है, तो दूध, पत्ती, चीनी सब चाहिए. तो मान लो पत्ती ही सबसे कम है आपके पास, आपको बनानी 10 कप चाय और पत्ती है सिर्फ 1 चम्मच. तो यहाँ पे क्या अफेक्ट करने वाला है इस पूरे प्रोसेस को, अमाउंट ऑफ पत्ती की, चाय की पत्ती बहुत कम है. ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि जो फैक्टर सबसे कम होगा, जिसकी ऑप्टिमम वैल्यू, मिनिमल ऑप्टिमम वैल्यू होगी, वही उस चीज़ को अफेक्ट करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, despite the presence of a green leaf and optimal light and CO2 condition, the plant may not photosynthesis. अगर टेम्परेचर बहुत लो हो, अगर कि वहाँ पे ग्रीन लीव भी है, ऑप्टिमल लाइट, CO2 कंडीशन सब कुछ है, लेकिन टेम्परेचर बहुत लो है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. द लीफ इज गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस. जितना उसको टेम्परेचर चाहिए अगर वो मिल जाएगा तो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगी. नाउ लाइट, we need to distinguish between the light quality and light intensity and the duration of exposure to light. अब ये तीनों चीज़ें अलग है कि लाइट की क्वालिटी क्या है, इंटेंसिटी कितनी है और उसका ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन को उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए. While discussing light as a factor that affect photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rate at the low light intensities. अब एक लीनियर रिलेशनशिप होता है कि कितनी लाइट इंसिडेंट कर रही है और CO2 फिक्सेशन का जो रेट है उस पे. एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज. इसने कहा अगर हायर लाइट इंटेंसिटी हो तो रेट में कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने नहीं मिलता. ठीक है, क्योंकि दूसरे फैक्टर लिमिट होने लगते हैं. What is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. मतलब अगर फुल सनलाइट भी है ना तो उसका वो 10% लेके वो उसकी सैचुरेशन लिमिट हो जाएगी कि बस मैक्स है ये, अब उसके आगे इससे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इतने पे ही वो अपना काम कर लेगी. Hence, except for plant in shade or in a dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. इसलिए लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर बनती है नेचर में, क्योंकि उसका 10% का ही रेट है, सेचुरेशन रेट उसका 10% ही है, वही उसका मैक्स चला जाता है. किसके लिए बन सकती है, बस जो प्लांट किस में रहते हैं, शेड में या डेंस फॉरेस्ट में, उनके लिए लाइट काम कर सकता है एज अ लिमिटिंग फैक्टर. तो ये इसका ग्राफ दिया है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी का.
The increase in incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. अगर एक बियॉन्ड एक लिमिट के बाद अगर लाइट बढ़ती है तो क्या होता है, क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज हो जाता है. सेकेंड फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. सबसे जो लिमिटिंग फैक्टर है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज़ वेरी लो इन एटमॉस्फेयर. कंसनट्रेशन बहुत ही कम है CO2 का एटमॉस्फेयर में, बिटवीन 0.03 और वहीं पे जो 0.04%. तो इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन अप टू, अगर हम उसकी कंसनट्रेशन बढ़ा दें, कहाँ तक ले जाएं, 0.05% तक ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा CO2 फिक्सेशन के रेट में. अगर हम इस लेवल से ऊपर चले जाएं तो क्या हो जाएगी, हमें डैमेज देखने को मिलेगा. बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स. अगर इसके भी बियॉन्ड जाएंगे तो वो भी क्या होगा, डैमेज कर देगा हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को. द C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसनट्रेशन. जो C3 और C4 प्लांट्स होते हैं वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 की कंसनट्रेशन के लिए. अगर लो लाइट कंडीशन है तो कोई भी ग्रुप रिस्पॉन्स नहीं करने वाला. वही लिखा है, एट लो लाइट कंडीशन नीदर ग्रुप रिस्पॉन्ड्स टू हाई CO2 कंडीशंस. एट हाई लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो दोनों C3 एंड C4 प्लांट शो द इंक्रीजेस इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर लो लाइट कंडीशन है और CO2 तुम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो रिएक्शन आगे चलेगी नहीं. वहीं पे अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो, कैसी हाई लाइट इंटेंसिटी, high light intensities, both C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis. क्या हो जाएगा वहाँ पे, photosynthesis का rate increase हो जाएगा. What is important to note is that C4 plants show saturation at about 360. कितने पे उसकी saturation दिख जा रही है, 360 पे. वहीं पे C3 कितने पे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा 450. तो ये किसकी सेचुरेशन लिमिट ज़्यादा हुई. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पॉकेट में 1,000 रुपये हैं, दो जने हैं, दोनों के पास 1,000 रुपये हैं. तो जो C3 प्लांट है, जब उसके पॉकेट में 450 बच जाएगा तो बस उसके बाद अब वो खर्च नहीं करेगा. ये उसकी लिमिट है कि उसे इतने बचा के ही रखना है. ऐसे C4 का क्या है, उसकी लिमिट है कि 360 बच गया पॉकेट में, अब उसके बाद वो खर्च नहीं करेगा, इतना उसे बचा के रखना है. तो वही यहाँ पे CO2 की जो ये है, तो C4 के लिए सेचुरेशन क्या है, हो गई 360, और C3 के लिए यहाँ पे है 450. दस current availability of CO2 level is limiting to the C3 plant. तो जो CO2 की जो कंसनट्रेशन है तो किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए लिमिट करेगी वो, फॉर C3 प्लांट्स के लिए. The fact that the C3 plant responds to higher CO2 concentration by showing increased rate of by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity. तो यहाँ से पता चलता है जो C3 प्लांट हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हाइयर CO2 कंसनट्रेशन पे, क्योंकि क्या होता है उनका वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जैसे ही CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो. ठीक है. हैज़ बीन यूज अप फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे कि टोमेटो और बेल पेपर. तो ये कहाँ देखा गया हमने, जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स होती हैं कौन कौन सी, टोमेटो एंड बेल पेपर, वहाँ पे देखा गया है. दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू द हायर प्रोडक्टिविटी. और इससे क्या होता है, उनकी हायर प्रोडक्टिविटी उनको मिल जाती है क्योंकि C3 प्लांट हायर CO2 कंसनट्रेशन पे रिस्पॉन्स करते हैं. तो यहाँ से पता चला जो CO2 की कंसनट्रेशन है किस पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, C3 प्लांट्स पे. और कोई भी प्लांट, दोनों प्लांट, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है और तुम CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ा दो तो ना C3 ना C4 किसी पे कोई असर नहीं होगा. वहीं पर लाइट की इंटेंसिटी है और फिर C3 की कंसनट्रेशन बढ़ा दी जाए और लाइट इंटेंसिटी मिल जाए तो क्या देखा जाएगा कि C3 प्लांट में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड का रोल कि कैसे अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को. नाउ टेम्परेचर. द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल. तो जो डार्क रिएक्शन है कैसी है, एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए वो क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल. तो मतलब वहाँ पे टेम्परेचर का रोल ज़्यादा देखने मिलेगा. दो द लाइट रिएक्शन ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेस एक्सटेंट. कि C3 भी टेम्परेचर सेंसिटिव है लेकिन उस पर जो इफेक्ट है वो
बहुत कम होता है। द C4 प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू हायर टेम्परेचर, जो C4 प्लांट्स है वो किस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, हायर टेम्परेचर पे, एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाइल C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो हम देख सकते हैं C4 के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई है, वहीं पे C3 के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम कम है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट्स। The temperature optimum for photosynthesis of different plant also depend on the habitat they are adapted to। और ये किस पर भी डिपेंड करता है कि उनकी हैबिटेट कैसी है और वो कहाँ रह रहे हैं। ट्रॉपिकल प्लांट हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम दैन द प्लांट अडेप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल प्लांट, कौन से ट्रॉपिकल प्लांट्स की बात करी जा रही है, C4 प्लांट्स, उनके पास क्या है, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम टॉलरेंस होती है वहीं पे जो टेम्परेट में मिलते हैं उनके कंपेयर में। तो ये पता चल गया ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम किसका है, C4 का, C3 का कम है। नाउ वाटर, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ वाटर as a factors more through its effect on a plant rather than directly on photosynthesis। ये कह रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं कि वाटर एक रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है लाइट रिएक्शन में, लेकिन जो इफेक्ट है वाटर का प्लांट पे वो डायरेक्टली इतना देखने नहीं मिलता। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज हैंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। अगर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, अच्छे से CO2 मिल नहीं पाएगा। बिसाइड्स द वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक लीव्स विल्ट। वाटर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, लीव्स भी विल्ट हो जाएंगी, अपना सरफेस एरिया सुकड़ जाएंगी, मुरझा जाएंगी, उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा लीव्स का, जिसकी वजह से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वाटर का देखा हमने, टेम्परेचर का देखा, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। समरी, पता चैप्टर की समरी भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो जब रिवीजन करो ना दोबारा चैप्टर्स का, तो समरी भी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी लाइन मेंशन होती है जो आगे चैप्टर में नहीं होती और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये टेबल फिल करके देखना, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी क्योंकि हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन है, सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस। केल्विन साइकिल कहाँ होती है, C3 में। बताओ कहाँ होगी C3 में, मीजोफिल्स में होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, रुबिस्को एंजाइम। वहीं पे C4 में कहाँ होगी, बंडल शीट में, क्योंकि बंडल शीट में वहाँ रुबिस्को था, क्योंकि हमें रुबिस्को चाहिए केल्विन साइकिल को परफॉर्म कराने के लिए। फिर कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, इसमें कहाँ होगा, ये सब फिल कर लेना, अगर नहीं हो तो बता देना, मेंशन कर देना कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।